अस्सलाम एवरीवन। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स अभी और ज्वाइन करेंगे, तो थोड़ी देर वेट करें। बाकी स्टूडेंट्स को आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी भी? कुछ बच्चों को बेटा वो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, इशू आ रहा है लॉगिन होने, तो अभी मैंने एडमिन को कॉल की है, तो वो इनके प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, तो फिर ये बच्चे ज्वाइन करें तो हम स्टार्ट करते हैं।
ओके, नाउ आई कैन सी जिन स्टूडेंट्स को इशू था उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। सो नाउ वी कैन बिगिन। एक दो बच्चे आई थिंक और हैं, वो अभी ज्वाइन कर लेंगे, बट क्लास के 20 मिनट निकल गए, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड भी है, उन्हें मिल भी जाएगी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे वर्कशीट से रिलेटेड, और तकरीबन आपने ये आयरन वाला क्वेश्चन 12 तो कर लिया था। 13 भी कुछ बच्चों को शायद मसला हो, मैं करा दूंगा अभी 13 अगर किसी को मसला था 13 में। मेरा मकसद आज 14 ऑनवर्ड लेके जाना है क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन 14 में ऑनवर्ड बार बार एक टर्म यूज हो रहा होगा, एक्सेस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्सेस, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी आएगा। इन इस तरह के क्वेश्चंस को बैक टाइट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। ये दोबारा से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्सेस। जितने भी होंगे ना 16, 17, 18, इन सब में ये एन एक्सेस का वर्ड आपके पास जरूर आएगा, क्योंकि ये हैं सारे बैक टाइट्रेशन। ये रहा एन एक्सेस। तो इससे इसकी लॉजिक क्या है, ठीक है, तो उसको जरा हम आज पहले समझते हैं। पहले कुछ हम इसके अलावा ओ लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर दोबारा से इसके ऊपर आएंगे। सो व्हाट इज बैक टाइट्रेशन? बैक टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास एक केमिकल है जिसके बारे में आपने कुछ भी फाइंड करना है, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, उसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करनी है, उसमें आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फाइंड करना है, कोई भी आपका टास्क है उससे रिलेटेड, तो आप उसको डायरेक्टली किसी ऐसी चीज से रिएक्ट नहीं करा पा रहे जो कि ब्यूरेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। जैसे उस दिन मैंने आपको एग्जांपल दी थी कॉपर सल्फेट वाले मामले की, सही, वो एक बैक टाइट्रेशन का ही सेटअप था। तो मैं जैसे आपके ओ लेवल की एक एग्जांपल लेता हूँ बैक टाइट्रेशन की। ये सारे बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चन हैं आपके। इनमें एक्सेस लिखा हुआ है। मैं ऊपर जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ये एक बैक टाइट्रेशन क्वेश्चन है। इसमें देखें यहाँ पर एन एक्सेस लिखा हुआ है। अब अगर हम सवाल देखें तो सवाल अमोनियम क्लोराइड के बारे में, ठीक है। पर हम अमोनियम क्लोराइड को डायरेक्टली एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोक्लोराइड। अब इसमें 3 केमिकल हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इन तीनों की केमिस्ट्री कैसे बनती है जरा ये समझें। सबसे पहले क्या है कि आपका सवाल अमोनियम क्लोराइड से रिलेटेड है, पर हमारे पास कोई ऐसा केमिकल नहीं है जिससे हम अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करा सकें ब्यूरेट के अंदर डाल के। अभी स्टूडेंट कहेंगे अभी आप NaOH से तो रिएक्शन करा रहे हैं तो ब्यूरेट में डाल देते हैं NaOH से, बट कलर चेंज नहीं आता ना, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है इट्स नॉट एन एसिड, नॉट अ बेस काइंड ऑफ थिंग। ये कोई इंडिकेटर के साथ कलर चेंज नहीं देगा, सही है। तो हम इसको टाइट्रेशन में यूज नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, हमें ये हमारा ऑब्जेक्टिव है मेन, इसके ऊपर हमें कोई भी काम करना है। इसको हम एक ऐसे केमिकल से रिएक्ट करवाएंगे जो कि एक्सेस में होगा, जरूरत से ज्यादा होगा ये। तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे। इसका एक वो पोर्शन होगा जो कि रिएक्ट करेगा अमोनियम क्लोराइड से, और एक वो होगा जो रिएक्शन के बाद बच जाएगा, ठीक है। दो हिस्से हो जाएंगे इसके। रिएक्शन जो है वो बहुत सिंपल है, यहाँ पे सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया बनेगा। प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सॉल्ट फर्स्ट करें। ये रिएक्शन हो गया। अब इसके लिए आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने अमोनियम क्लोराइड डाला और बहुत सारा NaOH डाल दिया। NaOH एक्सेस में। ऑब्वियसली आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये तो बिफोर रिएक्शन की बात है। रिएक्शन खत्म हो गया, रिएक्शन करवा दिया, रिएक्शन का टाइम पूरा हो गया। अब हम चलते हैं आफ्टर रिएक्शन की तरफ। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद क्या होगा कि इस बीकर के अंदर NaOH रिमेनिंग अमाउंट होगी। रिमेनिंग वाला होगा, रिएक्शन रिएक्ट करने वाला तो खत्म हो गया, जो रिएक्ट करने वाला तो खत्म हो गया, रिमेनिंग अमाउंट बच गई है।
ऑब्वियसली इसके साथ NaCl वाटर होगा, ये भी पड़ा होगा, वो हमारा सवाल में कोई इन्वॉल्व नहीं, इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा। अमोनिया गैस बन के उड़ चुकी है। ये जितना भी कंटेंट है इसको ये ट्रांसफर कर देंगे एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, 250 cm³ के अंदर ट्रांसफर कर देंगे इस कंटेंट को। उसमें से 25 cm³ निकालेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, और अब ब्यूरेट में भरेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका केमिकल नंबर 3 आ गया, HCl केमिकल नंबर 3। HCl क्या करेगा, आपको ये पता करके देगा कि इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर NaOH के कितने मोल हैं। आपको पता करके देगा NaOH के कितने मोल हैं इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। जब आपको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर NaOH के मोल्स पता चल जाएंगे, उससे फिर आप NaOH के मोल निकालेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। और सबको पता है कि आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क में वॉल्यूम 25 cm³ होती है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 250। जैसे आप 250 में जो मोल निकालेंगे, याद रहे वो रिमेनिंग मोल होंगे, वो NaOH के वो मोल होंगे जो रिएक्शन के बाद बच गए, ठीक है। और आपके पास NaOH के टोटल मोल नोन होते हैं हमेशा, रिएक्ट प्लस रिमेनिंग इज इक्वल टू टोटल। टोटल मोल्स हमेशा नोन होते हैं आपके पास, क्वेश्चन में पहले ही पता होता है आपको कि कितना अमाउंट आपने ऐड किया, नोन अमाउंट है आप ऐड करते हैं हमेशा, वरना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। नोन होता है कि कितना ऐड किया आपने। फर्स्ट करें आपने 5 मोल्स ऐड किए और एंड में आपको पता चला 3 मोल रह गए, तो आपको पता चल जाएगा कि NaOH के कितने मोल ने अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट किया, 2 मोल्स ने रिएक्ट किया। जितने मोल्स NaOH ने रिएक्ट किया, NaOH के जो मोल्स हैं उससे आपके पास अमोनियम क्लोराइड के मोल आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन। तो अगर आप यहाँ से चले, मैं रेड कलर से आपको बता रहा हूँ कि आप रिवर्स में कहाँ कैसे पहुंचते हैं। आपका फ्लो एक्चुअली कैलकुलेशन का यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं ABCD लेबल कर रहा हूँ। सबसे पहले A, सबसे पहले आप कैलकुलेट क्या करते हैं, मोल्स ऑफ HCl। B, फिर आप कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द कॉनिकल फ्लास्क। सी, आप कैलकुलेट करते हैं मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। डी, आप कैलकुलेट करते हैं उसके टोटल मोल्स, क्योंकि टोटल मोल्स सामने नहीं लिखे हुए होते, एग्जामिनर ने कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया होता है, तो फॉर्मूला लगा के मोल निकालना पड़ता है। टोटल मोल के बाद आप निकालोगे पार्ट ई, रिएक्टेड मोल, कितने मोल ने रिएक्ट किया, वो बहुत सिंपल है। टोटल मोल में से रिमेनिंग मोल माइनस कर देंगे आप, मतलब डी में से सी माइनस कर देंगे। डी माइनस सी करेंगे तो रिमेनिंग रिएक्टेड मोल्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, क्योंकि डी में टोटल मोल है, सी में रिमेनिंग मोल है आपके पास। रिमेनिंग मोल पार्ट सी में आ चुके थे आपके पास, तो डी माइनस सी करेंगे तो रिएक्टेड मोल आ जाएंगे। रिएक्टेड मोल आपके पास जब आ जाएंगे तो आपके पास मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे आपके पास NaOH के मोल्स आए पार्ट ई में, NaOH के मोल से अमोनियम क्लोराइड के मोल आ जाएंगे पार्ट एफ में आपके पास। यहाँ आपके पास जैसे मोल आ गए अमोनियम क्लोराइड के, अब डिपेंड करता है एग्जामिनर ने उन मोल से मास निकलवाना है, उन मोल से जो भी आपको ऑब्जेक्टिव आगे आप उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है बैक टाइट्रेशन मेथड, सही है। इसको अगर हम थोड़ा सा समराइज करें और केमिकल्स को नंबर्स करें, तो हमेशा जो फर्स्ट केमिकल होता है वो ब्यूरेट में नहीं जाता, वो हमेशा जाता है बीकर में, और वो रिएक्ट करता है एक दूसरे केमिकल से बीकर के अंदर, जो कि हमेशा होता है एक्सिस में, ठीक है। ये रिएक्शन टाइट्रेशन से पहले होता है, ठीक है। ये काम हो गया। उसके बाद टू जो रिमेनिंग होता है, टू का रिमेनिंग अमाउंट, वो चला जाता है इनटू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में चला जाता है। इसमें से कुछ अमाउंट कॉनिकल फ्लास्क में चला जाता है 25 cm³, और ये भी रिमेनिंग का ही है टू का, ये टू ही का रिमेनिंग अमाउंट कॉनिकल फ्लास्क में जाता है। इसके बाद ब्यूरेट में आप भरते हैं थर्ड केमिकल, केमिकल नंबर 3। इस केमिकल नंबर 3 का सिर्फ ये काम होता है कि ये आपको बता दे कि केमिकल नंबर 2 कितना बचा है कॉनिकल फ्लास्क में। इसका मकसद से भी होता है कि हाउ मच 2 इज लेफ्ट इन द कॉनिकल फ्लास्क, सो दैट you can find that how much 2 was left in the volumetric flask। और ये जो आप एक्सेस अमाउंट यूज करते हैं ना, ये तो नोन होती है कि टोटल कितना यूज हो रहा है। ये आपका मेथड है पूरा प्रोसेस, सही है।
3 का मकसद क्या है? टू हेल्प फाइंड रिमेनिंग 2, 2 कितना बचा है ये फाइंड करने में 3 हेल्प करता है, और कोई काम नहीं होता 3 का। जब आपको पता चल जाता है 2 कितना बचा है तो उसको टोटल में से माइनस करके आप रिएक्टेड पता कर लेते हैं। अब रिएक्टेड 2 पता करने का तरीका क्या है? टोटल माइनस रिमेनिंग। टोटल 2 कितना था और रिमेनिंग 2 कितना है, इनका डिफरेंस रिएक्टेड 2 आ जाता है। रिएक्टेड 2 से आपको पता चल जाएगा इस बीकर में और केमिकल नंबर 1 कितना था, क्योंकि इनके बीच कोई ना कोई इक्वेशन दी हुई होगी आपको। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका। अब इसको अगर हम लेके यहाँ चलें क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे लाइमस्टोन लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा केमिकल नंबर 1 है, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालनी है लाइमस्टोन में। केमिकल नंबर 1 है हमारा, मैं लेबलिंग कर देता हूँ। केमिकल नंबर 1 यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर इन्होंने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्सेस में डाल दिया है, तो HCl जो है वो हमारा केमिकल नंबर 2 है, यानी कि एक्सेस वाला। अब जैसे HCl बच जाएगा, तो बचे हुए HCl को किससे पता कर सकते हैं? किसी ना किसी बेस से पता कर सकते हैं। तो ब्यूरेट में कोई ना कोई बेस भर देंगे ये। तो ब्यूरेट में जो बेस भरेंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 3 चीजें, ठीक है, ये सीरीज है हमारी। सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन कर रहे हैं, नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट और HCl, ठीक है। और ये देखें, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि टोटल अमाउंट नोन होती है, ये नोन है। ऑब्वियसली वो मोल्स की सूरत में नहीं दी हुई होती, वो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम की सूरत में दी हुई होती है, आपको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, सही है। तो अब मैं जरा कैलकुलेशंस करके आपको दिखा रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक बीकर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था। एक बीकर में इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट 1.25 ग्राम पुट किया, और उसके साथ इन्होंने HCl डाला, कितना? कंसंट्रेशन 1 मोलर, 1 मोल पर dm3, और वॉल्यूम इन्होंने ऐड किया 50 cm3, यानी कि इसके मोल्स पता है। तो मोल्स कैसे निकलेंगे? 50 into 1 डिवाइड बाई 1000। 50 into 1 डिवाइड बाई 1000 इज 5 into 10⁻⁻²। ये कैलकुलेशन सर चेक कर लीजिएगा, गलत हो तो बता दीजिएगा। 50 डिवाइड बाई 1000 इज आई थिंक दिस वैल्यू। ये टोटल मोल है, ये HCl के टोटल मोल है जो अभी रिएक्शन में डाले गए हैं। रिएक्शन के बाद क्या होगा? ये आपने 1+2 कर दिया, 1+2 कर दिया जो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ 2 बचेगा। रिएक्शन के बाद HCl रिमेन होगा। बचे हुए HCl को मैंने आपसे कहा था कि ये पुट करेंगे इनटू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और उसका वॉल्यूम कर देंगे 250। तो अगर आप आगे बढ़ें, द मिक्सचर वाज लेफ्ट अंटिल ऑल द बबलिंग स्टॉप, यानी कि ये चाह रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के रिएक्शन खत्म हो जाए। बबलिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। एंड देन मेड अप केयरफुली टू 250 cm3, मतलब इन्होंने इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया, वॉल्यूमेट्रिक। उसके बाद ऑब्वियसली इसमें से 25 cm3 निकाल कर इन्होंने कॉनिकल फ्लास्क में डाला होगा। तो ये रहा 25 cm3 was pipeted into a conical flask, ठीक है। 25 cm3। अब ये क्या करेंगे? ब्यूरेट के अंदर भरेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चा कुछ लिख रहा है, ठीक है। ये इन्होंने इसके अंदर भरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये इन्होंने टाइट्रेशन परफॉर्म करना शुरू की। मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिर्फ एक ही काम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? टू हेल्प फाइंड रिमेनिंग HCl, कि HCl कितना बचा है ये फाइंड करके देगा वो आपको। टाइट्रेशन हो गई, इन्होंने वैल्यूज दे दी कि NaOH का कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ, 30 cm3। NaOH की कंसंट्रेशन क्या है, 0.1। अब यहाँ से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, और आप सब आसानी से पता कर सकते हैं कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। मोल ऑफ NaOH कैसे निकलेंगे? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। ये आ जाएंगे 3 into 10⁻³ मोल्स, ये NaOH के मोल है। फिर आप निकालेंगे मोल्स ऑफ HCl इन द कॉनिकल फ्लास्क, वो सेम आएंगे क्योंकि मोल रेशियो 1:1 है। ये रहा, मैं हाईलाइट कर 1:1, वो यही आ जाएंगे 3 into 10⁻³
फिर आप मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे इन दी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू से एक जीरो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास मोल आ गया 3 × 10⁻⁻²। ये मोल आ गया, ये रिमेनिंग मोल आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप निकालेंगे टोटल मोल के शुरू में कितने मोल डाले थे, तो टोटल मोल ये आपको मैंने पहले ही कहा था कैलकुलेट कर लें, 5 × 10⁻²। तो अब आप रिएक्टेड मोल निकालेंगे, HCl ने रिएक्ट कितने मोल ने किया। रिएक्टेड मोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रिएक्टेड HCl के लिए 5 × 10⁻² माइनस 3 × 10⁻² is 2 × 10⁻², that is 0.02 मोल। ये मोल आ गए HCl के जिसने रिएक्ट किया, 0.02 मोल आ गए HCl के। अब हम जो हमारा ओरिजिनल केमिकल था कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालते हैं। अगर HCl के मोल 0.02 हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल 0.01 होंगे, क्योंकि मोल रेशियो 1:1 का है। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए। हमें कैल्शियम कार्बोनेट का सिर्फ मास चाहिए था, क्योंकि हमें प्योरिटी निकालनी थी। टोटल मास था 1.25। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैसे आएगा, मास इक्वल टू मोल्स, मोल्स 0.01 इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, ये आ गया 1 ग्राम। तो 1 ग्राम ओवर 1.25 ग्राम इंटू 100, तो आपका आंसर 80% आएगा। देखिएगा, तो आपकी परसेंटेज प्योरिटी निकल के सामने आ गई। तो फालतू में मैंने लंबा किया है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे, बट ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट किसी चीज में डिसॉल्व नहीं होता, तो ये मेथड करना पड़ा। ये प्रोसेस सबको समझ में आया है बेटा, तो बताएं जरा कैसे काम करती है बैक टाइट्रेशन। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। बेटा प्योरिटी निकालनी है ना, परसेंटेज प्योरिटी, तो आपके पास क्रश्ड लाइमस्टोन शुरू में क्वेश्चन में पढ़े 1.25 ग्राम है, तो आपको पता करना उसमें एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट कितना है। वो तो पत्थरों का वजन है 1.25, तो उसमें केमिकल कितना है। कैल्शियम कार्बोनेट का वजन निकला है 1 ग्राम, तो 1.25 ग्राम में 1 ग्राम ओरिजिनली केमिकल है, बाकी इम्प्योरिटीज हैं। प्योरिटी ऐसे निकालते हैं, एक्चुअल मास ओवर टोटल मास इंटू 100। जी, इसके अलावा कुछ पूछना है किसी को, इससे पहले मैं सब कुछ मिटा के आगे बढ़ूँ और आप फिर यहीं से कुछ पूछना तो फायदी हो जाएगी। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये भी एक एक्सेस मेथड है। ठीक है, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक और। इसमें कह रहे हैं कि इन्होंने 6.6 ग्राम एक फर्टिलाइजर को एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉईल कर दिया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा केमिकल नंबर 1 सामने निकल के आ चुका है। केमिकल नंबर 1 जो है वो हमारा फर्टिलाइजर है अमोनियम सल्फेट। इसके बारे में कोई ना कोई सवाल होगा एंड में कि अमोनियम सल्फेट का कुछ ना कुछ निकालना होगा आपको। हाँ, तो परसेंटेज ऑफ अमोनियम सल्फेट निकालनी है फर्टिलाइजर में। तो अभी जो ये बच्ची सवाल पूछ रही थी, तो बेटा एंड में मैं दोबारा यही करूंगा, 6.6 ग्राम से ही डिवाइड करूंगा उस एक्चुअल वैल्यू को, जो अभी मुझे पता नहीं है कि पूरे एंड में आएगी ये वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर में आएगी। न्यूमरेटर में मुझे अभी एक वैल्यू चाहिए, इसका मास चाहिए मुझे, एक्चुअल मास चाहिए। मेरे पास नहीं है 2 का एक्चुअल मास, 1 का एक्चुअल मास। इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ NaOH एक्सिस से। अब क्योंकि NaOH एक्सिस है तो इसके टोटल मोल पता होना चाहिए। तो देखें टोटल मोल के लिए दोबारा वही वैल्यू दी हुई है, 50 × 1 डिवाइड बाई 1000। तो इत्तेफाक से टोटल मोल वही है, 5 × 10⁻⁻²। दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो 50 × 1 डिवाइड बाई 1000 कर लें। ठीक है, नहीं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ मैं। NaOH एक्सिस नहीं है, HCl एक्सिस है। इन्होंने क्या किया है, इसका रिएक्शन NaOH से कराया है और उससे जो अमोनिया निकली है उसको उन्होंने HCl एक्सिस से रिएक्ट करवा दिया। HCl एक्सिस है, HCl एक्सिस है, और दोबारा से उतना ही है, 5 × 10⁻⁻² है। सही है, तो उन्होंने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है इसको।
ये तीसरी इक्वेशन भी बीच में पुट कर दी है। वो ये की है कि इन्होंने रिएक्शन करवाया NaOH से जिसका कोई जिक्र नहीं है, इसको भूल जाए आप। ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का NaOH से रिएक्शन कराया, जो अमोनिया बनी उसको इन्होंने रिएक्ट करवा दिया HCl से, ठीक है। HCl से रिएक्शन हो गया उसका अमोनिया का, HCl एक्सेस में। अब HCl बच गया, बचे हुए HCl को पता करने के लिए दोबारा इन्होंने NaOH इस्तेमाल किया। ये एक डिफरेंट NaOH है, जो पहले स्टेप में NaOH इस्तेमाल किया वो रिएक्ट करके खत्म कर दिया इन्होंने, अब ये डिफरेंट NaOH। बात प्रोसेस वही है कि अब जो NaOH इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्यूरेट में जाएगी, सही है। तो अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहें तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होंगे, मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स ऑफ NaOH, और ये कौन सा वाला NaOH है, ये वाला NaOH है, इस NaOH के मोल्स चाहिए होंगे। इसके लिए एग्जामिनर खुद मुझे वॉल्यूम देगा और कंसेंट्रेशन देगा, ये रहा वॉल्यूम, ठीक है, और ये रही कंसेंट्रेशन। स्टूडेंट क्या करेगा, 20 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 1000, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ ये NaOH के मोल्स हैं। फिर स्टूडेंट निकालेगा मोल्स ऑफ HCl, वो सेम आएंगे क्योंकि रेशियो 1:1 है, 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। अच्छा, ये HCl के मोल 25 cm³ में आए, तो 250 cm³ में निकालने के लिए मोल्स ऑफ HCl रिमेनिंग, होते ही 250 में जो रिमेनिंग थे वो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले आंसर को, 2 इंटू 10⁻² आ गया, ठीक है। अब आप निकालोगे रिएक्टेड मोल्स ऑफ HCl रिएक्टेड। रिएक्टेड के लिए टोटल में से 5 इंटू 10⁻² में से रिमेनिंग माइनस करेंगे, -2 इंटू 10⁻²। तो रिएक्टेड मोल आपके पास दोबारा से 3 इंटू 10⁻² आ गए, ये रिएक्टेड मोल आ गया आपके पास, कितने मोल ने रिएक्ट किया, सही है। अब मैं ग्रीन कलर से यूज कर रहा हूँ वो कैलकुलेशन जो आपने समझनी है, ठीक है। ये HCl के वो मोल्स हैं जो यहाँ रिएक्ट कर गए, ग्रीन कलर से जो मैं हाईलाइटिंग कर रहा हूँ, जरा ये देखिएगा, ये HCl के वो मोल्स हैं जिन्होंने अमोनिया से रिएक्ट किया। तो अब सवाल है कि अमोनिया के कितने मोल होंगे, पार्ट 5 में यहाँ लिख देता हूँ, पार्ट 5 मोल्स ऑफ NH3। मोल्स ऑफ NH3 कितने थे, मोल ऑफ NH3 सेम थे, 3 इंटू 10⁻²। क्यों सेम थे, क्योंकि मोल रेशो सेम है, HCl और NH3 का मोल रेशो देखें बराबर है। अब क्योंकि आपके पास NH3 के मोल्स आ गए हैं, तो अब आप निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट NH4 टेक इट ट्वाइस SO4। अब मैं कलर कोड अलग यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग पर्पल कलर। चलें अब यहाँ देखिए, अब आपके पास अमोनिया के मोल्स आ चुके हैं, ये रहे अमोनिया के मोल्स, 3 इंटू 10⁻²। अब आपको अमोनियम सल्फेट के मोल चाहिए, तो क्या रेशो है, 2:1। तो आपके जो यहाँ मोल्स होंगे वो उससे ऊपर वाली वैल्यू के हाफ होंगे, तो यहाँ के मोल्स आ गए 1.5 इंटू 10⁻²। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि बेटा आपके पास मोल्स आ गए, अब आपको बस मास निकालना है। तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल्स टू मोल्स 1.5 इंटू 10⁻² इंटू MR। अमोनियम सल्फेट का MR निकालना पड़ेगा आपको, वो मैं निकाल रहा हूँ। सो दैट्स गोइंग टू बी, नीचे रिलेटिव एटॉमिक मास दिए मैं आपको, 14 प्लस 4 टाइम्स 2 प्लस 32 प्लस 64, 132। 132 132 मल्टीप्लाई बाय 0.015 इज 1.98 ग्राम। 1.98 ग्राम आ रहा है, 1.98 ग्राम मास आ रहा है। अब यहाँ जो मास मिसिंग था वो है 1.98 ग्राम। अब अपने 1.98 ग्राम को 6.6 ग्राम से डिवाइड करें, इंटू 100 करें, आपका आंसर 30% आएगा, जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखें, कैलकुलेशन देखें, और जो चीजें मैंने बताई उसको जरा विजुअलाइज करें, तो फिर मुझे बताएं क्वेश्चन समझ में आया सबको।
बेटा अगर क्लियर है तो चैट में लिखें क्लियर है, मुझे ऐसे थोड़ी पता चलेगा जब तक आप टाइप नहीं करेंगे। मेरे सामने कंप्यूटर है, आप लोग नहीं है, रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा क्लियर है आपको। और अगर कोई सवाल पूछना है तो वो माइक अनम्यूट करके पूछें ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाएं। जी आयशा इकबाल माइक अनम्यूट करें बेटा। जी सर। हम HCl के मोल इसलिए निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट अमोनियम सल्फेट ना, ठीक है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, अमोनियम सल्फेट का मास 6.6 ग्राम है। अमोनियम सल्फेट का एक्चुअल मास कितना है, वो अभी एंड में कितने ग्राम निकल के आया आपके पास? 1.98। ये मास निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया? मास इक्वल्स टू इट्स मोल इनटू एमआर। मॉल। ये जो मोल आए 1.5 इंटू 10⁻², ये कैसे आए आपके पास अमोनियम सल्फेट के? ये अमोनियम सल्फेट के जो मोल आते हैं ना, ये बैक टाइट्रेशन मेथड से आते हैं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज ब्यूरिट में हो और अमोनियम सल्फेट कॉनिकल फ्लास्क में। अगर अमोनियम सल्फेट कॉनिकल फ्लास्क में होता तो इतनी लंबी चक्कर ही नहीं थी। जो ब्यूरिट के मोल हैं वो तो आ जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज ब्यूरिट में होती है उसकी तो कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम एग्जामिनर क्वेश्चन में देता है ना आपका। तो पहला स्टेप ये होता है C/V/1000, ठीक है। जैसे यहाँ आपने पहला स्टेप क्या किया, NaOH के मोल निकालने 20 × 0.1/1000। 20 भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, 0.1 भी 1000 दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। NaOH के जो मोल आए 2 × 10⁻3, इससे आपने फौरन से उस चीज के मोल निकाल लिए जो कि कॉनिकल क्लास में था, जो कि अमोनियम सल्फेट नहीं था, HCl था। अगर अमोनियम सल्फेट होता तो अमोनियम सल्फेट के मोल आप वहां निकाल लेते। बैक टाइट्रेशन में होता ही यही है कि जो मेन सवाल जिस चीज के बारे में होता है वो चीज कभी कॉनिकल क्लास में जाती ही नहीं है। वो चीज बीकर में उस चीज के साथ रिएक्ट करती है जो कॉनिकल क्लास में जा रही होती है, दैट इज HCl, ठीक है। तो पहले आपको HCl के मोल निकालना पड़ेंगे और वो मोल निकालना पड़ेंगे जिन्होंने अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट किया। तो HCl के मोल्स दो किस्म के होते हैं, एक वो जो अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करके खत्म हो गए होते हैं और एक वो जो बच गए होते हैं। तो जो आप कॉनिकल फ्लास्क में मोल्स निकाल रही होती हैं वो बचे हुए HCl के मोल होते हैं, वो रिएक्टेड नहीं होते। तो आपका सवाल है कि हम रिमेनिंग मोल क्यों निकालते हैं? हम रिमेनिंग मोल इसलिए निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में ही हमें टोटल मोल पता होते हैं। ये जो 5 × 10⁻² निकाला था ये टोटल थे, हमें पता था पूरे कितने मोल्स डाले। अब ये देखने के लिए कितनों ने अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट किया, हमें पता करना पड़ेंगे वो मोल जो बच गए, इसलिए बचे हुए मोल पता करते हैं। जैसे ही बचे हुए मोल पता करते हैं तो 3 के बाद देखें स्टेप 4 में मैंने रिमेनिंग रिएक्टेड पता कर ली। जैसे मुझे रिमेनिंग पता चले स्टेप 3 में, मुझे रिएक्टेड पता चल गया। रिएक्टेड से फौरन से मैं आ गया मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट के ऊपर। अब मैं मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट निकाल लिए और फिर वहां से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्लियर है बेटा आपको? यस सर। चले अब एक क्वेश्चन अब आप लोग करें, 10 मिनट है अभी क्लास में कम से कम। ये वाला क्वेश्चन 17 करें बेटा।
जी बेटा, आंसर आया आप लोगों का क्वेश्चन 17 का? नहीं आया तो बताएं फिर मैं सॉल्व करके दूं आपको। टाइम कम है बेटा, जल्दी करें। बेटा अभी तक एक बच्चे का भी जवाब कंफर्म नहीं हुआ है। जी अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? 2-3 बच्चों का जवाब आया, उन्होंने कर लिया है। जी अब्दुल्ला आप क्या कह रहे हैं? माइक अनम्यूट करके पूछ लिया करें बेटा, जो चीज पूछनी हो डायरेक्ट माइक अनम्यूट करके पूछें। सर ये इसकी मास निकल गया जिंक का मोल्स निकालने के बाद, उसके बाद प्योरिटी के स्पेक्ट्रम की जो क्वेश्चन पूछा है कितना परसेंट जिंक का मास निकालना चाह रहे हैं? नहीं, जिंक का मास निकाल लिया मैंने। तो बस उसको 0.462 से डिवाइड कर दें। टोटल जो जिंक इन्होंने डाला था 0.462 ग्राम डाला था ना, पर एक्चुअली उसमें कितना जिंक है ये आपने निकाल लिया। जी बस उसको डिवाइड कर दें, आंसर 98.5% आना चाहिए। चलें, अभी टाइम थोड़ा कम है, अब सिर्फ एक क्वेश्चन और रह गया है 18-17 के बाद ना, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, ये मैं कल डिस्कस कर लूंगा। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ तकरीबन 90% मोल्स कैलकुलेशन। आपके जब सर आपको प्रैक्टिकल्स कराएंगे तो ये कैलकुलेशन मैंने जो कराई है भूलिएगा मत। ये यही सिनेरियो होगा जो वो सॉल्व कर रहे होंगे हमेशा। इसको रिविजिट कर लिया करें, और आपको जो है दोबारा से वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल में सर करा रहे होंगे उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा ये है कि एक टॉपिक आपका, अच्छा वजिया का ही आंसर नहीं आ रहा। वजिया माइक अनम्यूट करें ज़रा। जी सर। सबसे पहला स्टेप क्या किया आपने, क्या चीज़ निकाली सबसे पहले स्टेप में? नंबर 1। सर सबसे पहले स्टेप में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकाले थे। सही किया आपने, मोल और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आपने किस किस को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, क्या किया? मैंने 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू 0.5 किया था। अच्छा, आपने टोटल मोल निकालनी है सल्फ्यूरिक एसिड के पहले? जी सबसे पहले टोटल मोल निकाला। चलिए ठीक है, तो मसला नहीं है। आपके मोल आ गए होंगे 2.5 इंटू 10⁻²। एग्री? जी ठीक है, टोटल मोल है सल्फ्यूरिक एसिड के टोटल। जी। आगे क्या किया फिर आपने? आगे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाले। जो प्यूरिट में से गए थे? 18 डिवाइडेड जी जी जी, जो प्यूरिट में थे। जी 18 डिवाइड बाय 1000 इंटू 0.2। ठीक है, आंसर बताएं। फिर मैंने उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो फिर मेरा आंसर 0.0018 आया। आप डायरेक्ट चली गई मोल्स ऑफ H2SO4 पे, जो कि 25 जी cm³ में से थे। जी तो कितना आया? 0018। 0.018। तो ये वाले होंगे 0.0036 होंगे ये वाले, ठीक है, ऊपर वाले। ये 18 जी थे, तो फिर आपने क्या किया? मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नहीं करना था बेटा, ये तो H2SO4 जो होते हैं ना, ये 25 cm³ में, 250 में तो निकालें पहले। क्या क्या सर? पार्ट आपने जो मोल निकाले 0.0018, ये 25 cm³ में, जी 250 में तो जाए पहले। आ, 0.018 होगा ना 250 में, इसको सब्ट्रैक्ट ओके करेंगे ना हाँ आप टोटल हाँ, से। अब आप सही बस सब्ट्रैक्ट ये करेंगे, H2SO4 रिएक्टेड आएंगे यहाँ से आपके पास। रिएक्टेड के लिए अच्छा आपने 2.5 इंटू 10⁻⁻2 को माइनस करना है 1.8 इंटू 10⁻⁻2 से।
जी। अब जो आंसर आएगा वो आपके रिएक्टेड मोल्स होंगे H2SO4 के, उतने ही मोल जिंक के होंगे। और वो उतने ही मोल्स होंगे जितने जिंक के होंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जिंक के मोलर मास से। से AR से रिलेटिव एटॉमिक मास, ओके। फिर आपके पास मास आ जाएगा। ठीक है, चलें आज यहीं तक रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 18 कर लीजिएगा, फिर आगे मैं आप लोगों को एक नई तरह की कैलकुलेशन कराऊंगा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कैलकुलेशन है। ऐसी कैलकुलेशन आपने ओ लेवल में थोड़ी कम ही की है, कुछ क्वेश्चन में ओ लेवल के भी कराऊंगा उससे रिलेटेड पहले, फिर मैं आपको ए लेवल के क्वेश्चन पे लेकर आऊंगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।